सोनाली और मोहित की शादी को 4 साल बीत गए। एक बेटी भी हो गई, लेकिन आज तक भी उसने अपनी बड़ी ननद को नहीं देखा। घर परिवार में अक्सर उनकी रईसी और ठाट बाट की बातें होती रहती थी, मगर वो अपने इकलौते छोटे भाई की बीवी सोनाली की मुंह दिखाई करने भी नहीं आई। सोनाली, बड़ी अच्छी है हमारी दीदी। जानती हो, हमारे घर के बराबर तो उनका बाथरूम है। दर्जनों भर नौकर काम करते हैं उनके यहाँ, और खाने में तो ना जाने कितनी तरह का भोजन बनता है। तारीफ करने से क्या होता है? ना तो वो कभी हमारे घर आई और ना ही कभी तुम मुझे वहां लेकर गए। फिर मैं क्या जानूं? न जाने कैसी दीदी हैं तुम्हारी, जिनका कभी अपने मायके आने का मन ही नहीं करता। आखिरी बार माँ के मरने पर ही आई थी, तब से नहीं आई। दीदी यहाँ आती हैं, और अगर उन्हें यहाँ से कुछ उपहार ना मिले और उनकी खातिरदारी में कोई कमी रह जाए तो जीजा जी उन्हें बहुत उलाहना देते हैं, बहुत सुनाते हैं उन्हें। अपने भाई की हैसियत जानती हैं मेरी दीदी, शायद इसीलिए नहीं आती हैं। ये सुनकर सोनाली के मन में उनके लिए सम्मान बढ़ जाता था। मोहित पहले एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो छूट गया। अब कहीं काम न मिलने पर उन्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। रिक्शा खींचने में कनपटी की नसें दिखाई देने लगी हैं। अरे कुछ खा पी लिया करो, शरीर में कमजोरी आ गई तो रिक्शा खींचने लायक भी नहीं रहोगे। कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, घर का गुजारा चल नहीं रहा, और तुम कहती हो कि सेहत बनाओ। ऐसा कैसे हो पाएगा? एक बात बोलूं, जब दीदी इतनी अमीर हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगी। अगर मदद मांगने गया तो जीजा जी दीदी को अच्छा बुरा सुनाएंगे। हम लोग गरीब हैं, शायद इसीलिए वो ना तो खुद आते हैं और ना ही दीदी को आने देते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? घर का पंखा खराब हो गया है। पैसे मिल जाते तो पंखा ठीक हो जाता। गर्मी के मारे जान हलक में आने लगती है। नहीं सोनाली, कुछ नहीं मिलता। रही बात पंखे की, तो हवा खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बिना नहीं। इसलिए अभी पंखे का ख्याल छोड़ दो। ये देखो, चप्पल भी घिस गई हैं। रिक्शे का पेडल घुमाते घुमाते अभी नई चप्पल भी नहीं खरीद पाया हूँ। सोनाली मोहित की घिसी हुई चप्पल देखकर उदास हो गई और फिर से काम में लग गई। तभी बाहर से मुन्नी काकी हांफती हुई आई और बोली, मोहित, मोहित, कमला आ रही है। वो स्टेशन से तेरे काका ने फोन करके बताया है, बस 1 आध घंटे में पहुंच ही जाएगी। ये सुनते ही उन दोनों के पैरों से जमीन खिसक गई। अब क्या करें, कैसे करें? मन के अंदर अफरा तफरी मच गई। सोनाली ने जल्दी जल्दी सारा कमरा समेटा, पलंग पर नई चादर बिछाई। मोहित मुन्नी काका का पंखा मांग लाया। जल्दी से सोनाली ने नई साड़ी पहन ली। मोहित ने भी जल्दी से नए कपड़े पहन लिए, लेकिन चप्पल तो घिसी हुई थी। उन्हें उसने बक्से के नीचे छिपा दिया और जूते पहन लिए। सब कुछ तैयार हो गया सोनाली, लेकिन उनकी दावत पानी का इंतजाम कहाँ से करूं? मेरी दीदी बरसों बाद आ रही हैं। सोनाली की नजर उसकी उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी पर गई। उसने अंगूठी उतार कर मोहित को देते हुए कहा, ये लो जी, और दीदी के लिए 2-4 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दो, बाकी ना बाद में देख लेंगे। ये तो तुम्हारी माँ की निशानी। ये समय बातें करने का नहीं है, जल्दी जाओ, दीदी आती ही होंगी। मोहित ने खूब बढ़िया नाश्ता और खाने पीने का सामान लाकर रख लिया। कुछ ही देर बाद दीदी आ पहुंची, साथ में किशोर जीजा भी थे। दीदी आप आ गई? कहाँ थी आप? आपको देखने को हमारी आंखें तरस गईं। अब सारे सवाल यहाँ बाहर ही पूछ लोगे या अंदर भी बुलाओगे? आइए दीदी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। सोनाली जल्दी से ठंडा पानी लेकर आई और उन दोनों के पैर छुए। कमला ने कहा, मोहित, तुम्हारी बीवी तो बहुत संस्कारी है। सच बड़ा किस्मत वाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। दीदी ये आपकी बहुत तारीफ करते थे और आपको बहुत याद भी करते थे। आपसे मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन आज ये सौभाग्य मिला। हाँ भाभी, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि आ नहीं पाई। तुम्हारे जीजाजी को समय ही नहीं मिल पाता, फिर मैं अकेले इतनी दूर कैसे आती। अब रिटायर हो गए हैं तो सोचा कि तुम लोगों से मिल लें। बहुत अच्छा किया जो आप आई, वरना इतनी अच्छी ननद से मैं कैसे मिल पाती। और अब आपको मैं यहाँ से जल्दी से न जाने दूंगी। हाँ सोनाली, अब उठो और इन लोगों के लिए बढ़िया सा खाना बना दो।
सोनाली ने उनके लिए सूखे आलू, मटर पनीर और पूड़ी बनाई। साथ में आम की चटनी भी थी। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है भाभी कुछ बढ़िया चीज बना रही हैं। अरे इनकी हालत देखकर नहीं लगता ये कुछ अच्छा बनाएंगे। जरूर खिचड़ी बन रही होगी। आप आज भी नहीं बदले किशोर, आज भी वही तंज। अरे नहीं नहीं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सलोनी ने खाना लगा दिया। खाने के बाद उनकी ढेर सारी बातें हुई। सोनाली ने उनके दिल में बहुत खास जगह बना ली। अगले दिन सोनाली ने उनके लिए नाश्ते में चाय के साथ पकौड़े बना दिए और रात में जर्दा बिरयानी। कमला, जैसी खातिरदारी हमारी अब हो रही है, अब से पहले ऐसी कभी नहीं हुई। अब से पहले सोनाली जैसी समझदार बहू भी तो घर में नहीं थी। मोहित हर पल नजर रखता कि उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, इसीलिए उसने घर में सभी जरूरत की सामान लाकर रख दिए। 1 सप्ताह में उनका सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन दीदी और जीजाजी अभी जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन रात में सोनाली ने कहा, अब क्या बनाऊंगी दीदी और जीजाजी के लिए? सारा पैसा तो खत्म हो चुका। अब और पैसे कहाँ से लाऊं सोनाली? अंगूठी बेचकर जो पैसे मिले थे वो इन लोगों की आवभगत में सब खत्म हो गए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दीदी जीजाजी को ये न लगे कि हम गरीब हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी मोहित की नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ी। सोनाली, ये मंगलसूत्र मुझे दे दो। इसे बेचकर मैं कुछ दिनों का इंतजाम और कर लूंगा। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके मेहमानों के लिए मैं जान दे सकती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र नहीं। मैं तो कहती हूँ कि ये घर ही गिरवी रख लो। ठीक है, कल अस्पताल जाऊंगा और अपना खून निकाल कर बेच आऊंगा। कल मुझे ही कुछ हो गया तो ये मंगलसूत्र किसके लिए पहनोगी? वो दोनों अनजान थे कि उनकी बात कमला और उसके पति भी सुन रहे थे। सोनाली निशब्द हो गई और अपना मंगलसूत्र निकालकर उसने मोहित की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वह कमला ने पकड़ लिया और बोली, ये क्या कर रही हो भाभी? मंगलसूत्र दे रही हो, वो भी बेचकर हमारी खातिरदारी करने के लिए? अगर घर के हालात अच्छे नहीं थे तो तुमने इतना सब क्यों किया? अपनी माँ की निशानी तक बेच दी। मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। हाँ, माफ कर दो दीदी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। आप लोग बहुत अमीर हैं। हमें लगा कि गरीबों के घर आकर कहीं आपके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। दरअसल इनकी नौकरी छूट गई, तब से ही रिक्शा चला रहे हैं। घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता है, इसलिए आपके लिए ये सब करना पड़ा। मगर दीदी, हमें इसका ज़रा भी अफसोस नहीं, क्योंकि हमने जो भी किया अपनी प्यारी दीदी के लिए किया। तभी कमला ने अपनी सोने की अंगूठी निकालकर सोनाली को पहना दी और बोली, भाभी तुम गरीब कहाँ, तुम तो दिल से बहुत ही अमीर हो। किशोर ने मोहित के घर में राशन भर दिया और उसका काम अच्छी जगह लगवा दिया, जहां से उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। अब सोनाली और मोहित बहुत खुश थे। गरीब के घर आए अमीर मेहमानों ने उन्हें बहुत सारी खुशियां जो दे दी। सोनारी गांव में ज्यादातर गरीब मजदूर और किसान रहते थे। इस गांव में न शिक्षा थी और न स्कूल। अगर कुछ था भी तो वह थी गरीबी, मेहनत, मजदूरी और भुखमरी। राजो ताई, कुछ कर्ज चाहिए। वो बात यह है कि मशरूम का बीज और कुछ खाद दवा वगैरह खरीदनी है। तुझे कर्ज मिल जाएगा बंसी, बस तू मशरूम का अच्छे वाला बीज लेकर आना। अरे सुन, बाजार में तेरी मशरूम का अच्छा दाम मिला ना तो समझ तेरे कर्ज का सूद माफ कर दूंगी। हाँ जी राजो ताई। पूरा गांव ही अनपढ़ों का गांव था। इसी कारण गरीब अनपढ़ लोगों के इस गांव में राजो ताई का शासन चलता था। राजो ताई अमीर होने के साथ साथ चालाक और दबंग महिला थी। गांव के सभी गरीब किसान और मजदूर उसी के कर्ज पर जीते थे। इतना ही नहीं, जो भी फसल पैदा होती थी गांव के किसान उसे राजो ताई को ही बेचते थे। इसीलिए गांव के किसान तो और अधिक गरीब होते जा रहे थे, मगर राजो ताई पर धन की बारिश हो रही थी।
आहा हा हा, मेरे घर तो पैसों के अंबार लगते जा रहे हैं। जब तक इस गांव के लोग गरीबी और अनपढ़ता में उलझे रहेंगे, मैं तो ऐसे ही पैसे की लूट मचाती ही रहूंगी। हाँ। बंसी के पास खेत तो छोटा था, पर वह उसमें तरह तरह की मशरूम उगाता था। मशरूम की खेती से ही उसका घर चलता था। अनपढ़ बंसी के लिए तो राजो ताई जैसे कोई चमत्कारी देवी थी, क्योंकि जब भी उसे कर्ज की जरूरत होती, कर्ज मिल जाता। साथ ही गांव में उसकी सारी मशरूम बिक जाती। वह अनपढ़ था और हिसाब किताब तो उसको आता नहीं था, इसीलिए राजो ताई उसे मशरूम का जो भी भाव देती, वह उसी में खुश हो जाता। सुन रे बंसी, इस साल मशरूम का भाव बहुत कम है, पर फिर भी मैं तेरी सारी मशरूम खरीद लूंगी। ये तो मुझ गरीब पर आपकी कृपा होगी ताई। कर्ज का सूद तो चुका जाएगा ताई। सूद तो तेरा चुका गया समझ। मुझ गरीब पर बड़ी मेहरबानी ताई। यह कहकर बंसी जैसे ही वहां से जाता है, राजो ताई मन ही मन खुश होते हुए कहती है, मेहरबानी तो बेटा तुम गरीब अनपढ़ लोगों की है मुझ पर, जो बिना हिसाब किताब जाने लुटने आ जाते हो मेरे पास। भगवान करे यह गांव हमेशा अनपढ़ और गरीब ही बना रहे। राजो ताई तो यही चाहती थी कि गांव के बच्चे भी पढ़ना लिखना न सीखें, अपने बाप दादा की तरह अनपढ़ और गरीब रहकर उसके फायदे के लिए इस्तेमाल होते रहें। मगर समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। एक दिन बंसी का बेटा रोहन और बेटी रोशनी उसके पास आकर कहते हैं, बापू, मुझे पढ़ना है। बापू, मुझे भी पढ़ना है, हमें स्कूल भेजो ना बापू। बच्चों के मुंह से पढ़ने लिखने की बात सुनकर तो जैसे बंसी चौंक ही जाता है और कहता है, अरे बबीता, देखो तो हमारे बच्चे पगला गए हैं। पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ने की। हाय राम, ये तुम कैसी बात कर रहे हो बच्चों? ये तो पीढ़ियों से किसी ने नहीं की। अरे बेटा, हम गरीब हैं। हमारे काम पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि मेहनत मजूरी आती है। इसीलिए पढ़ने लिखने की सोचकर वक्त बर्बाद ना करो। हमारे साथ तुम खेती का काम करना सीखो। मेहनत मजदूरी करोगे तो राजो ताई की मेहरबानी से तुम 2 वक्त की रोटी खाने के काबिल बन जाओगे। यह कहकर बंसी और उसकी पत्नी बच्चों का हौसला तोड़ देते हैं और बच्चे उदास होकर रह जाते हैं। दीदी, न हमारे गांव में स्कूल है और न ही कोई पढ़ना चाहता है। हमारे माँ बापू भी अनपढ़ हैं और हमें भी अनपढ़ ही रखना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे भैया? करना क्या है, हम भी अनपढ़ रहकर माँ और बापू की तरह मेहनत मजदूरी करेंगे। यही सोचकर रोहन और रोशनी पढ़ने लिखने की बात भूलकर बंसी और बबीता के साथ मशरूम उगाने के काम में उनकी मदद करने लगते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन गांव के पास से गुजरने वाली सड़क पर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से नीतू नाम की एक लड़की बाहर आती है। नीतू को गाड़ी के पास खड़े देख रोहन और रोशनी भागते हुए उसके पास आते हैं। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? नहीं, मैंने तो बस वैसे ही गाड़ी रोक ली। अच्छा बच्चों, बताओ तो ये कौन सा गांव है? ये अनपढ़ों का गांव है दीदी। अनपढ़ों का गांव? हाँ, सचमुच अनपढ़ों का गांव। यह कहकर रोहन और रोशनी उदास हो जाते हैं और अपने गांव की सारी हकीकत नीतू को बताते हैं। उस गांव की हकीकत जानकर नीतू को सिर्फ हैरानी ही नहीं होती बल्कि दुख भी होता है। वह कहती है, क्या आज के दौर में भी कोई ऐसा गांव है जो निपट अनपढ़ लोगों से भरा है? बच्चों, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ दीदी, हम तो पढ़ना चाहते हैं, पर हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बच्चों, उदास मत हो, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। नीतू एक निजी स्कूल में अध्यापिका होती है और गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनमें नई सोच पैदा करने का जज्बा उसमें शुरू से ही होता है। इसीलिए वह शहर के निजी स्कूल की नौकरी छोड़
सोनारी गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने की ठान लेती है, मगर गांव में स्कूल के लिए कोई भी भवन या इमारत नहीं मिल पाती, तो नीतू एक पेड़ के नीचे ही बच्चों को पढ़ाने लगती है और कहती है, बच्चों, आज यह पेड़ ही हमारा स्कूल है। मैं तुम्हें इसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाऊंगी। इस अनपढ़ों के गांव में बिना भवन का स्कूल खुल जाता है। रोहन और रोशनी को पढ़ते देख गांव के और भी बहुत सारे बच्चे नीतू के पास पढ़ने आने लगते हैं। यह देख नीतू बहुत खुश होती है और कहती है, शाबाश बच्चों, अगर ऐसे ही पढ़ने में रुचि लोगे ना तो कुछ ही दिनों में अनपढ़ों का यह गांव पढ़े लिखों का गांव बन जाएगा। नीतू की यही बात जब राजो ताई के कानों में घुसती है तो उसे तो बहुत बुरा लगता है और उसे नीतू पर बहुत गुस्सा भी आता है। मैं तो सोचती थी इस गांव के बच्चे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी न लेंगे और शहर की मास्टरनी 2 दिन में वापस भाग जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अरे ताई, यही हाल रहा तो मास्टरनी गांव के बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ाने लगेगी, फिर तो आपका राजपाट समझो खत्म ही हो जाएगा। ऐसा कुछ ना होगा जग्गा, तुम्हारे जैसे मुस्टंडे किस दिन काम आएंगे। ताई, कहो तो उस मास्टरनी को आज ही मारकर भगा दें। अरे ना ना, ऐसे तो गांव वालों को हमारी नीयत पर शक हो जाएगा। अभी इंतजार करो, कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, मगर इससे पहले कि राजो ताई नीतू को गांव से भगाने का कोई हथकंडा अपनाती, बारिश का मौसम आ जाता है। तेज बारिश होने लगती है और देखते ही देखते पेड़ के नीचे बारिश का पानी भर जाता है। बच्चों, लगता है भगवान भी नहीं चाहता कि इस गांव के बच्चे पढ़ें। ऐसी बरसात और बाढ़ में तुमको कहाँ बैठकर पढ़ाऊंगी। डेस्क बेंच तो दूर, यहाँ तो सिर पर छत तक नहीं है। दीदी, आप ऐसा मत कहिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। नीतू और बच्चों को इस तरह परेशान देख राजो ताई को तो जैसे बिन मांगे सब मिल जाता है। वह खुशी और घमंड से अकड़ते हुए अपने लठैतों से कहती है, लो, हमारा काम तो बारिश ने कर दिया, अब तो मास्टरनी गांव से भाग ही जाएगी। बड़ी आई अनपढ़ गांव को पढ़े लिखों का गांव बनाने। पर नीतू भलाई की राह पर चल रही थी। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए भगवान ने उसका साथ दिया। एक दिन रोहन और रोशनी खेत पर आते हैं तो खेत में बड़ी बड़ी आदमकद मशरूम देखते हैं, बड़ी बड़ी छतरी वाली मशरूम। ऐसी मशरूम देख दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगते हैं। रोहन कहता है, दीदी, मिल गया है स्कूल। देखो कितनी बड़ी बड़ी छतरी वाली मशरूम है। हम यहाँ मशरूम स्कूल बना सकते हैं। यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा रोहन। चलो चलो, नीतू दीदी को बुलाकर लाते हैं। नीतू जब बड़े बड़े मशरूम देखती है तो मशरूम स्कूल का आइडिया उसे भी सच में ही बहुत पसंद आता है। फिर क्या था, सब मिलकर मशरूम के डेस्क बेंच बनाते हैं और मशरूम की छतरी छत बन जाती है। इसके साथ ही बच्चे मशरूम के स्कूल में पढ़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्कूल की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। जिले के शिक्षा विभाग के लोग गांव में आते हैं और नीतू की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आपने तो कमाल कर दिया, मशरूम का स्कूल बनाकर बच्चों को पढ़ाया। कुछ बच्चे तो पढ़ाई में अव्वल आए हैं। हम गांव में सरकारी स्कूल खुलवा देते हैं, आप उसे अपनी देखरेख में चलाइए। यह सुनकर नीतू सहित सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं, मगर राजो ताई अपना सा मुंह लेकर रह जाती है, क्योंकि उस दिन के बाद गांव के सब गरीब नीतू की मदद से हिसाब किताब रखना सीख जाते हैं।